आज की हमारी चर्चा का स्रोत है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। अभी सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भारतीय साहित्य की दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण देनों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों हैं। और ये हमें राजनीति और व्यवहार नीति के बारे में क्या सिखाती हैं। हाँ, इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प एक बहुत बड़ी समस्या से होती है। अच्छा। दक्षिण देश में महिलारोपिया नाम का एक नगर था, जहाँ राजा अमर शक्ति का राज था। राजा बहुत प्रतापी था, लेकिन उसके 3 बेटे, हाँ, ये सबसे मजेदार हिस्सा है, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, बिल्कुल मूर्ख और बुद्धिहीन थे। राजा उनकी शिक्षा को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित था। और कोई भी शिक्षक उन्हें पढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहा था ना। बिल्कुल। तब राजा के मंत्री सुमति ने आचार्य विष्णु शर्मा का नाम सुझाया, जो सकल शास्त्र पारंगत थे। तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। हाँ, और एक बड़ी शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने के भीतर राजकुमारों को राजनीति में निपुण बना देंगे। 6 महीने में? और इसके लिए वो कोई इनाम भी नहीं लेंगे। कमाल है। और उन्होंने ये किया कैसे? यहीं पर पंचतंत्र का जन्म होता है, राइट? बिल्कुल। विष्णु शर्मा ने इन राजकुमारों को सिखाने के लिए कई कथाएं रची, जिनके माध्यम से उन्होंने राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। और इन्हीं कहानियों के संग्रह को पंचतंत्र कहा गया। हाँ, क्योंकि ये 5 प्रकरणों या तंत्रों में विभाजित है। अच्छा, ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं? पहला है मित्रभेद, मतलब मित्रों में मनमुटाव। दूसरा मित्र संप्राप्ति, यानी मित्र लाभ। तीसरा काकुलुकियम, कौवों और उल्लुओं की कथा। चौथा है लब्ध प्रणाशम, यानी हाथ लगी चीज का निकल जाना। और 5वां अपरीक्षित कारकम, बिना सोचे विचारे काम करना। एकदम। तो चलो इसे खोलकर समझते हैं। आज हम पहले तंत्र मित्र भेद की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक बड़ी कहानी के भीतर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से गहरा सबक सिखाता है। तो मित्र भेद की जो मुख्य कहानी है वो जंगल के राजा पिंगलक नाम के शेर, पिंगलक, हाँ, और 2 गीदड़ों कर्टक और दमनक के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी तब शुरू होती है जब पिंगलक यमुना नदी के किनारे पानी पीने जाता है और एक भयानक अपरिचित दहाड़ सुनता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी वो डर जाता है। इतना डर जाता है कि बिना पानी पिए ही लौटकर झाड़ियों में छिप जाता है। और उसके 2 सेवक कर्टक और दमनक, जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं, अपने स्वामी को डरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। और यहीं से अवसर और महत्वाकांक्षा का खेल शुरू होता है। दमनक, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी है, हाँ, वो इस स्थिति को अपना खोया हुआ पद वापस पाने के एक मौके के तौर पर देखता है। लेकिन कर्टक ज्यादा सतर्क है। वो दमनक को सलाह देता है कि देखो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब स्टे इन योर लेन। बिल्कुल। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक कहानी सुनाता है, अनधिकार चेष्टा की। अच्छा, ये कौन सी कहानी है? ये उस बंदर की कहानी है जो बेकार में ही एक आधे चीरे हुए शहतीर में फंसी कील को निकालने की कोशिश करता है और मारा जाता है। ओह, तो सबक सीधा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का अंजाम बुरा होता है। सही बात। लेकिन दमनक इससे सहमत नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसका तर्क है कि स्वामी के हित के बारे में सोचना और उसकी समस्या का समाधान करना ही एक अच्छे सेवक का धर्म है। तो वो राजा का डर दूर करके उसे अपने वश में करना चाहता है। हाँ, तो वो शेर के पास जाता है। और यहाँ दमनक की बुद्धिमानी और क्या कहते हैं कूटनीति देखने को मिलती है। वे पिंगलक को बताता है कि केवल आवाज से डरना बुद्धिमानी नहीं है। और फिर वो एक और कहानी सुनाता है। कौन सी? ढोल की पोल की कहानी, जिसमें एक गीदड़ एक ढोल की जोरदार आवाज से डर जाता है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो अंदर से खोखला है। मतलब किसी भी चीज से डरने से पहले उसके कारण की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। तो दमनक शेर से आज्ञा लेकर उस भयानक आवाज के स्रोत का पता लगाने जाता है। और वो क्या देखता है? वो देखता है कि वो आवाज किसी खूंखार जानवर की नहीं, बल्कि संजीवक नाम के एक बैल की है। एक बैल? हाँ, जिसे उसका मालिक, एक व्यापारी, जंगल में घायल अवस्था में छोड़ गया था। तो अब दमनक के हाथ में एक बड़ा अवसर है। बिल्कुल। वो शेर और बैल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कैसे? वो शेर के पास जाकर बैल को भगवान का वाहक बताकर उसकी महत्ता बढ़ाता है, लेकिन साथ ही शांति स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखता है। अच्छा। और बैल से क्या कहता है? दूसरी ओर वो बैल के पास जाकर उसे शेर का डर दिखाता है, लेकिन अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके अभय वचन दिलाने का वादा करता है। वाह,
तो इस तरह दमनक अपनी नीति से शेर और बैल में दोस्ती करा देता है। हाँ, और पिंगलक और संजीवक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतने अच्छे कि शेर अपने नए दोस्त की बुद्धिमानी से इतना प्रभावित होता है कि वो शिकार करना और राज का चलाना ही छोड़ देता है। और यहीं से मित्र भेद की असली कहानी शुरू होती है। कैसे? शेर के शिकार न करने की वजह से कट्टक और दमनक जैसे उसके आश्रितों को भोजन मिलना बंद हो जाता है। वे भूखे रहने लगते हैं। अब दमनक को एहसास होता है कि जिस दोस्ती को उसने शुरू करवाया था वही अब उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। तो एक मिनट, इसका क्या मतलब है? दमनक अब उस दोस्ती को तोड़ने की योजना बनाता है जिसे उसने खुद बनाया था? बिल्कुल, और ये पंचतंत्र की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। क्या? ये दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में रिश्ते कैसे बनते और बिगड़ते हैं। यहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। एकदम। दमनक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके राजा को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि संजीवक उससे राज छीनना चाहता है ताकि शेर उसे मार दे और पुरानी व्यवस्था वापस आ जाए। और अपनी इस योजना को सही ठहराने के लिए वो अपने भाई को एक कहानी सुनाता है। हाँ, वो मशहूर कहानी सबसे बड़ा बल बुद्धि बल, जिसमें एक छोटा सा खरगोश अपनी बुद्धि से एक शक्तिशाली शेर को कुएं में कुदाकर मार देता है। सही। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दमनक की अपनी रणनीति का प्रतिबिंब है। वो ये साबित कर रहा है कि ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धि है। और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इस जटिल स्थिति से बाहर निकलेगा, भले ही इसके लिए उसे अपना ही बनाया दोस्त खत्म क्यों न करना पड़े। तो ये कहानियां हमें सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं, ये हमें मानव मनोविज्ञान, रणनीति और कूटनीति के बारे में सिखाती हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो पंचतंत्र की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिबल शारीरिक बल से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा। और किसी भी स्थिति में डरने से पहले उसकी वजह जानना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्ता और रिश्तों की दुनिया बहुत जटिल होती है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दमनक ने पहले दोस्ती कराई और फिर अपने स्वार्थ के लिए उसे तोड़ने की साजिश रची। तो क्या राजनीति और अस्तित्व की लड़ाई में परिणाम साधनों को सही ठहराता है? पंचतंत्र इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बस ऐसी जटिल परिस्थितियां हमारे सामने रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बुद्धिमानी और धूर्तता के बीच की रेखा वो कितनी महीन होती है।